आप कितने अमीर हो ये कैसे पता चलता है? एक इंसान की वेल्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब हो रहे हैं? क्यों एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करने में और बैंक के ईएमआई भरने में बिताता है? इन सारे सवालों के जवाब ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड पुअर डैड इस बुक में डिटेल में बताते हैं। ये वन ऑफ द क्लासिक बुक है पैसे के बारे में जितनी भी मैंने आज तक पढ़ी है। ऑथर इस बुक में फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसे की समझ के बारे में बोलते हैं। ये शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। हम में से ज्यादातर लोग ये सब्जेक्ट अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो अगर आपके ऐसे पेरेंट्स हैं जो टॉप रिच 1% लोगों में आते हैं तो वो आपको ये पक्का सिखा देंगे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स उन 99% लोगों में आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करते हुए बिताई है। वो ना चाहते हुए भी आपको यही सिखाएंगे कि गरीब कैसे बनते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी नहीं जानते कि अमीर कैसे बना जाता है। और ज्यादातर उन्होंने कभी इन सवालों के जवाब ढूंढने में और रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ने में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया होता। वो आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दे सकते हैं कि स्कूल जाओ, बहुत पढ़ाई करो, मतलब तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जिससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। रॉबर्ट एक बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए, लेकिन अपने एज के 47वें साल पे जब वो अपने काम से रिटायर्ड हुए तब वो अमेरिका के सबसे अमीरों में से एक अरबपति बन चुके थे। उनके आज के डेट में कई ज्यादा बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे 1600 से ज्यादा एसेट्स है जो हर दिन उन्हें करोड़ों कमा के देते हैं। उनकी लिखी कई बुक्स आज दुनिया में बेस्ट सेलर बुक्स कैटेगरी में आती हैं। देखो दोस्त, एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी महीना 5 लाख रुपया कमाने वाले इंसान से एडवाइस लोगे तो वो उतनी ही वैल्यूएबल होगी। लेकिन आप अगर किसी ऐसे आदमी से एडवाइस लेते हो जो दिन के करोड़ों कमाता है तो उसकी एडवाइस भी उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। ऑथर ने अपने लाइफ के कुछ की लेसन्स बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच मेंटेलिटी वर्सेस पुअर मेंटेलिटी। ऑथर बोलते हैं कि उनके 2 फादर्स थे। अब आप कुछ गलत मत सोचिए। एक डैड रॉबर्ट के रियल फादर थे और दूसरे डैड उनके दोस्त माइक के फादर थे। रॉबर्ट के लाइफ पे उन दोनों का प्रभाव काफी था। उन्हें बचपन से अपने दोनों डैड से बहुत कुछ सीखने मिला। ऑथर के जो रियल फादर थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड और स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी 4 साल की पीएचडी 2 साल में ही कंप्लीट की थी। वो अपने स्टेट के एजुकेशन डायरेक्टर भी बने। लेकिन ऑथर के जो दूसरे डैड थे वो 8 स्टैंडर्ड ग्रेड से ज्यादा पढ़ नहीं पाए। बेसिकली जो रियल फादर थे उनके पास एक ऐसी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब थी जो आज के डेट में लगभग हर एक इंडियन करना चाहता है। लेकिन दूसरे डैड ने अपने बचपन के स्ट्रगल से ये बात अच्छे से सीख ली थी कि दुनिया कैसे काम करती है। वो जॉब से ज्यादा बिजनेस करना प्रेफर करते थे। दोनों अपने अपने प्रोफेशनल करियर में काफी सक्सेसफुल थे। इसके बावजूद जो रियल डैड थे उनको जिंदगी भर पैसों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जब वो मरे तब भी उनके सारे कर्जे खत्म नहीं कर पाए थे। जबकि जो दूसरे डैड थे वो हवाई के सबसे अमीरों में से एक अमीर बने। जब वो दुनिया से चले गए तब उन्होंने कई करोड़ों डॉलर्स अपनी फैमिली और चैरिटी में देकर गए। दोनों ने अपने लाइफ में काफी मेहनत की थी और काफी पैसा भी कमाया था, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल भी एक जैसी नहीं थी। इसके पीछे जिम्मेदार थी उनकी सोच और उनका दुनिया को देखने का नजरिया। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। रिच डैड कहते थे कि पैसा ना होना सारी प्रॉब्लम की जड़ है। दोनों भी डैड एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, लेकिन उनकी दिशा बिल्कुल अलग अलग थी। पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो जिससे तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी। रिच डैड कहते थे अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो तुम खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो। पुअर डैड कहते थे कि जब बात पैसों की हो तो हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। रिच डैड कहते थे कि इस लाइफ में रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ा रिस्क है, हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहिए। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड ने ये वर्ड्स यूज करने से भी मना किया था। रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यही वो फर्क है, क्योंकि एक लूजर बिलीफ है और दूसरा एक क्वेश्चन है। जब तुम अपने ब्रेन से कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता तो तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है।
लेकिन जब तुम ये बात दिमाग से पूछते हो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो हमारा दिमाग सोचने में और उसका जवाब ढूंढने में एक्टिव हो जाता है और कैसे भी करके वो चीज अफोर्डेबल बना ही देता है जो तुम चाहते हो। अमीर इंसान का दिमाग इसी तरह से ग्रो करता है और उसे और भी अमीर बना देता है। लेसन नंबर 2, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। आपको ये समझना ही होगा कि अमीर लोगों के पास एसेट्स होते हैं और गरीब लोगों के पास लायबिलिटीज होती है। अगर आसान भाषा में समझाओ तो एसेट ऐसी चीजें होती है जो आपके पॉकेट में पैसे लेकर आए और लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती है जो आपके पॉकेट से पैसे लेकर जाए। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास सिर्फ उनके खर्चे होते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और वो सोचते हैं कि वो एसेट्स है। और अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है या फिर आपका घर, आपको इस टॉपिक के बारे में समझना ही होगा जिसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लगभग हर घर में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती ही है, चाहे हम इसे किसी भी नाम से बुलाते हो। हमें इस महीने 30,000 की सैलरी मिली, उसमें से हमने 12,000 रुपए लोन की EMI भरी, ग्रोसरी में 8,000 रुपए लगे और 1,500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को ही समझते हैं। हमने कितने पैसे कमाए वो इनकम और हमने कितने खर्च किए वो एक्सपेंस। लेकिन लोग एसेट्स और लायबिलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है। एक गरीब आदमी के पास कोई एसेट्स और सेविंग नहीं होते। वो जितना भी कमाता है वो सिर्फ लायबिलिटीज और एक्सपेंस में खर्च करता है। मिडिल क्लास लोग भी दो तरीके के होते हैं। पहले कैटेगरी में वो मिडिल क्लास लोग आते हैं जो जिंदगी भर सिर्फ सेविंग करते रहते हैं, लेकिन मरते हैं अमीरों की तरह। मतलब अपना सारा पैसा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाते हैं। ये लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस और स्ट्रगल करते रहते हैं। ये अपने लाइफ में ना ही कोई गाड़ी खरीद पाते हैं और ना ही कोई घर। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेविंग करते हैं। ये लोग जीते तो है गरीबों की तरह, लेकिन मरते हैं अमीरों की तरह। ये सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि आपने जिंदगी भर मेहनत की लेकिन अपने लिए कभी कोई खर्चा नहीं किया। दूसरे कैटेगरी में वो मिडिल क्लास लोग आते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए कि वो अमीर है, एक बड़ा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं, जो हर महीने अपने खर्चों को बढ़ाते रहते हैं, जिससे वो और भी गरीब होने लगते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो एक महंगा आईफोन EMI पे खरीद लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि दुनिया उनको नोटिस करे, लेकिन सही मायने में उनके पास कई बार मोबाइल रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं बचते। ये बिल्कुल ऐसा है जब हम छोटे बच्चे थे तो अपने दोस्तों को जलाने के लिए नए और महंगे खिलौने लेकर आते थे। हमारे उम्र के साथ अभी हमारे खिलौनों की साइज भी बढ़ गई है। अब हमें बड़ा घर, नई शाइनी कार और ब्रांड न्यू मोबाइल फोन भी चाहिए। मैंने पेट्रोल पंप पे ऐसे कई लोग देखे हैं जो महंगी बाइक लेकर आते हैं, लेकिन धीरे से कहते हैं, काका फक्त 30 रुपयाचं पेट्रोल टाका, गाड़ी सिर्फ घर तक जानी चाहिए बस। ये वो मिडिल क्लास लोग हैं जो अपने लाइफ के रिवर्स गियर में हैं। ये लोग ये बात नहीं समझते कि ये झूठी अमीरी उन्हें और भी ज्यादा गरीब बना देती है। तो अब आप पूछोगे कि सेविंग भी नहीं करनी है और खर्चे भी नहीं करने हैं, तो करना क्या है? इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था सुरेश। चलो मानते हैं कि दोनों लोगों ने एक जैसे सैलरी के साथ एक जैसे करियर में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। तब अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा इंसान अमीर बन जाएगा। सबसे पहले दोनों एक जैसा घर लोन पे लेते हैं जिसकी मंथली EMI 20,000 रुपए है। रमेश इस घर को पूरा अपने लिए यूज करना चाहता है, इसलिए ये घर जाएगा उसकी लायबिलिटी कॉलम में, जिससे उसके खर्चे 20,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। और सुरेश ने अपने घर के कुछ कमरे किराए पे दिए हैं, जिससे उसे हर महीने कुछ पैसे भी मिलते हैं, जिससे वो अपने घर की EMI भी भर पाता है। इसलिए ये घर जाएगा उसके एसेट्स कॉलम में और उसकी इनकम और भी बढ़ा देगा। कुछ साल बाद दोनों एक जैसी कार लोन पे लेते हैं। ये कार रमेश ने अपने पर्सनल यूज के लिए ली है और ज्यादातर टाइम तो वो उसे यूज भी नहीं करता, इसलिए ये कार भी जाएगी उसकी लायबिलिटीज में, जो उसके खर्चों को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। लेकिन सुरेश थोड़ा सा स्मार्ट है। उसने अपने कार के लिए एक आदमी को हायर किया, जिससे वो अपने कार का यूज ओला उबेर जैसे टैक्सी सर्विसेज में भी कर सकता है, जिससे वो और भी पैसे कमाता है और जब उसकी जरूरत हो तो पर्सनल यूज के लिए भी वो काम आती है। इसलिए ये कार भी जाएगी उसके एसेट्स कॉलम में, जो उसके इनकम को और भी बढ़ा देगी। फिर दोनों एक बिजनेस शॉप बाय करते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम हो सके।
लेकिन रमेश उस स्टोर को चलाने के लिए खुद ही वहां जाकर बैठता है। अब आपको एक बात समझनी होगी कि रमेश अपने ही बिजनेस में एक ओनर से अब एक एम्प्लॉय बन चुका है, क्योंकि वो काम करेगा तब तक ही उसकी स्टोर चलेगी। इसीलिए ये उसकी ओनली इनकम कैटेगरी में आती है, जिससे उसे बाकी के सारे खर्चे भी पूरे करने हैं और एट द एंड ये इनकम उसके एक्सपेंस के थ्रू बाहर चली जाती है। लेकिन सुरेश उस स्टोर को चलाने के लिए एक एम्प्लॉय को हायर करता है, जिससे हर महीने वो प्रॉफिट कमाता है और अपना टाइम भी बचाता है जो वो दूसरे चीजों में इन्वेस्ट कर सके। इससे उसकी इनकम और भी बढ़ती जाती है और उसके एक्सपेंस अपने कंट्रोल में रहते हैं। और कुछ ही सालों में सुरेश रैट रेस से बाहर हो जाता है, क्योंकि सुरेश के एसेट से अब इतने पैसे आ रहे हैं कि उसके पास अपने एक्सपेंस निकाल कर काफी पैसा बचता है, जो वो अपने लिए यूज भी कर सकता है। इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर यह आदमी आगे और काम ना भी करे तो भी इसकी इनकम बढ़ते जाने वाली है। आप अपने लैपटॉप और मोबाइल को भी एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप उसका यूज टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगा रहे हैं। आप अगर आज काम करना बंद कर दो तो आपके पास अभी कितने पैसे हैं जिससे आप अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जी सकते हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए कितने एसेट छोड़ के जाते हो, ये बात आप कितने अमीर हो ये बताती है। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक नया घर या फिर एक नई लैम्बोर्गिनी खरीदना है तो खरीद लो, लेकिन अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर। यही एक आसान सा सीक्रेट है अमीर बनने का। लेसन नंबर 3, एक्वायर मेनी न्यू स्किल्स। 19th सेंचुरी में वो लोग सबसे ज्यादा अमीर माने जाते थे जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, जो लोग जमींदार थे। फिर 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना आया। वो लोग सबसे ज्यादा अमीर माने जाने लगे जिनके पास सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज, कंपनीज और एम्प्लॉयज थे। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पे वो लोग सबसे ज्यादा अमीर बन रहे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज और टेक्नोलॉजी है। और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में हम इतने ज्यादा मिलेनियर्स और बिलियनियर्स तेजी से बनते देखेंगे जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखे। इसलिए जितनी भी ज्यादा स्किल्स और नॉलेज आप बढ़ा सकते हो, उतने ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो। और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। ये नॉलेज सिर्फ किताबी ना हो। किताबें बस आपके लाइफ को एक राइट और स्पेसिफिक डायरेक्शन देने का काम करती है, जो काफी जरूरी भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जो नॉलेज सीखते हो उसे अप्लाई कैसे करते हो, बिकॉज आपकी एक्शंस और नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन ही आपको रिजल्ट दिलाएंगे। मैं खुद एक सेल्स प्रोफेशन में काम करता हूँ, जिससे मैं जो सीखता हूँ उसे अप्लाई करने का मुझे पूरा मौका मिलता है। लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे लोग पता है जिनको कुछ रीजन के कारण अपनी जॉब खोनी पड़ी। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं, कभी न्यू टेक्नोलॉजी को, कभी अपनी कंपनी को, कभी अपने गवर्नमेंट को, तो कभी मार्केट को, तो आजकल कोरोना को दोष दे रहे हैं। लेकिन ये लोग कभी भी अपने आप को दोष नहीं देते कि वो टाइम के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाए। अगर हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना है तो हमें लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एक बार थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को आईने में जाकर पूछे कि आपने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी और कब। आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कौन सी नई स्किल सीखी थी और आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए थी जो आपने नहीं करी। यही प्रॉब्लम है कि हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद सीखना छोड़ देते हैं, जबकि असली पढ़ाई तो कॉलेज के गेट के बाहर शुरू होती है। इसलिए आप जहाँ पे भी हो वहीं से शुरुआत करो। आप चाहे जो भी काम करो, लेकिन अपने काम में इतने काबिल बनो कि आपको निकालने से पहले आपके सीनियर्स, आपके बॉस खुद रिजाइन कर दें। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं, काम करने के लिए नहीं सीखते। जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही पैसे अपने आप आने लगेंगे। और अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं और उसके लिए आप में कौन सी क्वालिटीज़ और स्किल्स होनी चाहिए, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं, जो आप इस वीडियो के एंड में भी जाकर देख सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड इस बुक से आपको बताई, जो सही मायने में फाइनेंशियल एजुकेशन पे एक यूनिक और क्लासिक बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस टॉपिक को मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। शायद आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स भी होंगे, इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा
कि हर इंसान को अपने लाइफ में कम से कम एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।